लेकिन पहले जरा देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री का दक्षिण भारत को लेकर क्या खास कार्यक्रम रहा है 2 दिनों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दक्षिण भारत के 2 दिवसीय दौरे का आज दूसरा और अंतिम दिन है। तो कल प्रधानमंत्री दक्षिण भारत के दौरे पर गए थे और आज उनकी यात्रा का दूसरा और अंतिम दिन है। कल तमिलनाडु और लक्षद्वीप में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और नए साल की शुरुआत में ही पीएम 2 दक्षिणी राज्यों तमिलनाडु और केरल और उसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को दे रहे हैं विकास की कई सौगातें। कल तमिलनाडु को प्रधानमंत्री ने दी थी 20,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात। और आज की बात करें तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप को दी 1,150 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। और पीएम ने लक्षद्वीप में सबमरीन ऑप्टिक फाइबर केबल, स्वच्छ पेयजल और सौर ऊर्जा से जुड़ी योजनाओं की शुरुआत आज की है। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के त्रिशूर में स्त्री शक्ति रैली को संबोधित करने वाले हैं और 2 लाख से भी अधिक महिलाएं इसमें शामिल हो रही हैं। और आज केरल के त्रिशूर में जो प्रधानमंत्री की स्त्री शक्ति रैली है, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहीं पर रोड शो भी है। तो नए साल 2024 की शुरुआत में ही पीएम के दक्षिण भारत के दौरे से साउथ कनेक्ट को लेकर हलचल तेज है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप में आज 1,150 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और संबोधन में कहा कि सरकार ने हज यात्रियों की सहूलियत के लिए जो प्रयास किया है, उसका लाभ लक्षद्वीप के लोगों को मिला है। उन्होंने कहा कि सरकार ने महिलाओं को बिना महरम के हज जाने की भी छूट दी है। इन्हीं सब प्रयासों की वजह से उम्रा के लिए जाने वाले भारतीयों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। सरकार ने हज यात्रियों की सहूलियत के लिए जो प्रयास किया है, उसका भी लाभ लक्षद्वीप के लोगों को मिला है। हज यात्रियों के लिए वीजा नियमों को भी आसान बनाया गया है। हज से जुड़ी ज्यादातर कार्रवाई अब डिजिटल होती है। सरकार ने महिलाओं को बिना महरम हज जाने की भी छूट दी है। इन्हीं सब प्रयासों की वजह से उम्राह के लिए जाने वाले भारतीयों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। और इससे पहले कल प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अपने संबोधन में कहा था कि तमिलनाडु भारत के समृद्ध और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिबिंब है। पिछले 1 साल में केंद्र सरकार के 40 से भी ज्यादा अलग अलग मंत्रियों ने 400 से ज्यादा बार तमिलनाडु का दौरा किया है। जब तमिलनाडु का तेज विकास होगा तो भारत का भी विकास तेज होगा। डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा माध्यम कनेक्टिविटी भी है। इससे व्यापार कारोबार भी बढ़ता है, लोगों को भी सुविधा होती है। विकास की यही भावना आज हम यहां तिरुचिरापल्ली में भी देख रहे हैं। त्रिची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल से यहां की कैपेसिटी 3 गुना बढ़ जाएगी। इससे ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और देश दुनिया के दूसरे हिस्सों तक त्रिची की कनेक्टिविटी और सशक्त होगी। और प्रधानमंत्री की जो ये दक्षिण भारत की यात्रा है, किन मायनों में खास है और क्या कुछ जो साउथ कनेक्ट है प्रधानमंत्री का, वो कैसा है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता आयशा खानम जुड़ रही हैं और साथ में वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत शेखर सर। मैं जरा पहले आयशा से एक अपडेट ले लेता हूं, फिर आपके पास आता हूं। आयशा, आज प्रधानमंत्री के दक्षिण भारत दौरे के दूसरा और आखिरी दिन है।
तमिलनाडु और लक्षद्वीप को तो सौगात प्रधानमंत्री ने दी ही। कल लक्षद्वीप में उन्होंने जिस तरह से कनेक्ट किया अपने आप को, तमिलनाडु में कनेक्ट किया, वो हमने देखा। आज केरल में प्रधानमंत्री का प्रोग्राम है स्त्री शक्ति रैली और रोड शो। इसके जरिए भी प्रधानमंत्री केरल में वहां के लोगों से, खासतौर पर महिलाओं से भी कनेक्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए लालचंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं, जो विकास योजनाएं जो उन्होंने लागू की तमिलनाडु और लक्षद्वीप में, उसकी कड़ी में जुड़ती हैं महिलाएं। देखिए, विमेन लेड डेवलपमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना है, एक विजन है, और ये विमेन लेड डेवलपमेंट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसके जरिए, इस सिलसिले में जो महिला आरक्षण बिल है, ये एक अहम कड़ी है। और ऐसे में महिला आरक्षण बिल जब से पारित हुआ है, तमाम महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहते हैं। तो आज त्रिशूर में करीब 2 लाख से ज्यादा महिलाएं यहाँ पर जुटी हुई हैं, और यहाँ अभी कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत होगा। स्वराज जो मैदान है वडकुनाथन मंदिर के पास, इस मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत एक त्रिशूर पूरम, एक उत्सव के अंदाज में यहाँ के लोग तैयार किए हैं। तो ये बहुत अहम है। और इस स्टेज पर केरल से आने वाली कई महिलाएं, कई अचीवर्स महिलाएं जो है प्रधानमंत्री के साथ डायस शेयर करेंगी। जैसे पीटी उषा है, जो प्रख्यात ओलंपियन है, फिर मीनू मणि है, जो क्रिकेटर हैं, महिला कैप्टन रह चुकी हैं T21 क्रिकेट इंग्लैंड के खिलाफ। ये केरल से आती हैं। ये तो केरल मूल की जो महिलाएं हैं, जो विश्व भर में देश का नाम रोशन किया, ये तमाम महिलाएं, और इसके अलावा आशा वर्कर्स और कई जो वॉलंटरी संगठन की महिलाएं हैं, ये तमाम महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ स्टेज शेयर करेंगी। और ये एक संदेश यहाँ से प्रधानमंत्री देंगे कि कैसे महिलाएं इस पूरे विकास योजनाओं की एक अहम कड़ी है, और विमेन लेड डेवलपमेंट जो है प्रधानमंत्री का विजन है। और खास बात बताना चाहूंगी है कि महिलाएं भी प्रधानमंत्री के इस विमेन रिजर्वेशन बिल को एक तोहफा मानती हैं, और वो कह रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिटर्न गिफ्ट देना चाहती हैं। और वो रिटर्न गिफ्ट, वो उनका सपना है कि वो अगले 10 साल में, अगले दशक में, वो केरल में पहली महिला मुख्यमंत्री को देखना चाहती हैं। तो इस सिलसिले में यहाँ की महिलाएं काम करना चाहती हैं, और ऐसे में पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी जोश और उत्साह नजर आ रहा है। लौटता हूँ आपके पास आयशा, और मैं शेखर सर के पास चलता हूँ। शेखर सर, नए साल की शुरुआत प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत की यात्रा से की, और आपने ज़रूर सुना होगा तमिलनाडु में जो बातें प्रधानमंत्री ने कहीं, विकास की सौगातें दी, फिर लक्षद्वीप में रात्रि विश्राम किया, फिर आज लक्षद्वीप को विकास परियोजनाओं की सौगात दी, और अब केरल में उनकी रैली भी है और रोड शो भी है, और रैली जो है वो स्त्री शक्ति रैली है। साउथ कनेक्ट जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, प्रधानमंत्री के इस दौरे से ये साउथ कनेक्ट चर्चा में आ गई है। लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह प्रधानमंत्री ने अपने आप को नए साल की शुरुआत में ही वहां जाके कनेक्ट किया है। बिल्कुल लालचंद जी, प्रधानमंत्री का जो एक पॉलिसी रहा है, जितने दूर है वो राज्य और या वो इलाका केंद्र से, इतना नजदीक है उनके सोच में, उनके बारे में, उनके विकास को लेकर। तो ये मैसेज आपने देखा होगा उत्तर पूर्व को लेकर भी है। बार बार उत्तर पूर्व में जाके कई प्रोजेक्ट्स की उद्घाटन करना, लोकार्पण करना, शिलान्यास रखना, ये हमेशा रहा है जी। और इस बार साउथ की शुरुआत हुई है, मतलब जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं उनका लोकार्पण हुआ कल तमिलनाडु में, आपने देखा बहुत प्रोजेक्ट्स। और तिरुचिरापल्ली विमान एयरपोर्ट से लेकर सबको कई प्रोजेक्ट्स हुए। और लक्षद्वीप में खास करके आज लक्षद्वीप की सारे प्रोजेक्ट्स देख लीजिए, मतलब इतने दूर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के पहुंचने के लिए आपको कोचीन से पहुंचना पड़ेगा। आज वहां पे एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी का उद्घाटन किया है, जिसका उन्होंने एश्योरेंस दिए थे लाल किला से 2020 में। 15 अगस्त को जो राष्ट्र को संबोधित करते हुए कह रहे थे, उस समय उन्होंने आश्वासन दिया लक्षद्वीप जैसे इलाके, दूर इलाके हैं, पूरे इलाके में स्पीड इंटरनेट पहुंचेगा, ताकि वहां पे डिजिटल कारोबार और बढ़ेगा। ठीक है। और साथ साथ में वहां पे पीने पानी का आज जो जल जीवन मिशन का एक नया स्वरूप हमने देखा, वहां पे एक डिसैलिनाइजेशन प्लांट,
यानी समुद्र पानी से नमक हटा के वो पीने लायक बनाने का एक प्लांट आज उद्घाटन किया, जिसका कैपेसिटी देख लीजिए 1.5 लाख लीटर पर डे है। और वो सारे जितने वहां पे द्वीप है, लक्षद्वीप को जो मानते जितने द्वीप है वहां पे ये सारे आज पाइप वाटर सप्लाई गया है। और ये कार्यक्रम और पीएम आवास योजना वहां पे 100% इंप्लीमेंट हो चुका है, यानी वहां पे कोई नहीं है जिसका घर अपना नहीं हो। तो ऐसा जो विकास को लेकर जो जितनी परिकल्पना थी सारा एक एक करके इंप्लीमेंट होके आज उद्घाटन हुआ है। ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये साउथ का ये है क्योंकि चुनाव आ रहा है, मुझे लगता है ये कोई चुनाव से जुड़ा हुआ दौरा है, लेकिन केवल यही मैसेज है प्रधानमंत्री के लिए, केंद्र सरकार के लिए। कोई भी इलाका दूर नहीं है, कोई भी इलाका अछूत नहीं है, कोई भी इलाका वंचित नहीं। सही मायने में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। मैं लौटता हूं आपके पास, शेखर सर आपके पास भी लौटूंगा, आयशा आपके पास भी लौटूंगा। अभी एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, फिर लौटता हूं, फिर चर्चा को जारी रखूंगा। कुछ महीने पहले मेरे दोस्त की हेल्थ अचानक खराब हुई और कुछ दिनों में ही उसकी डेथ हो गई। उसने पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था। मैंने पॉलिसी बाजार को कांटेक्ट किया, उनकी टीम ने क्लेम दिलाने में उसकी पेरेंट्स की पूरी हेल्प की। क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो साउथ कनेक्ट है और जिस तरह नए साल की शुरुआत में ही वो दक्षिण भारत के दौरे पर गए हैं, वहां कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, अभी भी ले रहे हैं, उसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारी संवाददाता आयशा खानम जुड़ी हुई है और साथ में वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आयशा के पास चलता हूं। आयशा, प्रधानमंत्री का आज त्रिशूर में रोड शो भी है। एक तो सबसे पहले उस रोड शो के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दीजिए। दूसरी बात मैं आपसे ये भी समझना चाहता हूं कि देखिए केरल वो राज्य है जहां पर कि यूडीएफ एलडीएफ यूडीएफ चलता रहता है, ठीक है। ऐसे में ये जो प्रधानमंत्री का रोड शो है ये कहीं ना कहीं एक रास्ता बनाने की भी कोशिश हो सकती है, एक वहां की राजनीति में एक और रास्ता यहां से निकल सकता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि यहाँ पर केरल में जिस तरह की राजनीति में उठापटक होती है, जिस तरह से एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में राजनीति झूलती रहती है, उसके बीच यहाँ के लोग अब एक तीसरा विकल्प चाहते हैं। और बीजेपी लगातार इस राज्य में कोशिश कर रही है। देखिए, बीजेपी का पहले इस राज्य में केरल में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं था, लेकिन धीरे धीरे बीजेपी साल 2016 से यहाँ पर अपना बेस स्ट्रांग बनाती हुई आ रही है। और साल 2019 के चुनाव में अगर हम देखें तो बीजेपी तिरुवनंतपुरम में सेकंड पोजीशन पर रही, यानी कि बीजेपी का वोट शेयर बढ़ता जा रहा है और यहाँ के लोग विकल्प तलाश रहे हैं। और धीरे धीरे यहाँ पर कांग्रेस का जो वोट शेयर था वो कम होता जा रहा है। और ऐसे में सीपीएम के लिए भी बीजेपी एक बड़ी चुनौती यहाँ पर सामने पेश कर रही है। तो बीजेपी के लिए खासकर त्रिशूर, जो उत्तर केरला में ये क्षेत्र है, त्रिशूर बीजेपी का इस राज्य में देखा जाए तो गढ़ माना जाता है। और बीजेपी को उम्मीद है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इस क्षेत्र से बीजेपी एक कड़ी टक्कर दे सकती है यहाँ पर सीपीएम को और कांग्रेस और दूसरी यूडीएफ की पार्टियों को। और खास बात भी है कि इस क्षेत्र में बीजेपी ने यहाँ से मशहूर एक्टर सुरेश गोपी का नाम चल रहा है, अटकलें लगाई जा रही है कि वो इस चुनाव में लड़ेंगे। तो देखा जाए तो इस क्षेत्र त्रिशूर एक ऐसा इलाका है, कल्चरल राजधानी है केरल की, और इसके अलावा गोल्ड हब है ये। यहाँ पर स्किल्ड वर्कर्स हैं, यहाँ पर सोने के कारीगर हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं हैं, जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, वो यहाँ के लोगों तक पहुंचती भी रही हैं। और खासकर स्किल इंडिया की जब बात करें हम,
और स्टार्टअप इंडिया की जब बात करें हम, तो ये तमाम चीजें जो है यहाँ के लोगों तक अब पहुंच रही हैं। और जो एक प्रचार बना था, एक परसेप्शन बना था ठीक है केरला में बीजेपी के खिलाफ, ये परसेप्शन अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है, क्योंकि सामने बीजेपी की एक्टिव टीम्स हैं और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं। और कुछ ही समय पहले यहाँ पर उन्होंने केरल में ही युवा सम्मेलन का आयोजन किया था, जहां पर युवाओं के साथ सीधे कनेक्ट रहा। और आज महिलाओं के साथ स्त्री शक्ति मोदी उपम, यानी स्त्री शक्ति जो है मोदी के साथ है। ये जो बहुत बड़ा ऐतिहासिक कनेक्ट है, इसके जरिए बीजेपी को बहुत उम्मीद है कि त्रिशूर बीजेपी के लिए गढ़ बन सकता है केरल स्टेट में। और बीजेपी इस आने वाले लोकसभा चुनाव में 20 में से कम 5 या 6 का टारगेट लगाकर चल रही है। तो कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर। ठीक है आयशा, आगे भी आपसे अपडेट लेता रहूंगा, लेकिन फिलहाल आपका शुक्रिया करता हूं। आगे भी आपसे अपडेट लेता रहूंगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शेखर सर, जिस बात की चर्चा हम कर रहे थे आयशा के साथ, कि देखिए ये बात सच है कि प्रधानमंत्री तमिलनाडु रहे, लक्षद्वीप रहे, केरल रहे, ठीक है, वहां पर हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का वैसा समर्थन नहीं रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो वहां पर कोशिश कर रहे हैं कि जो केंद्र सरकार के तौर पर, प्रधानमंत्री के तौर पर सभी को लाभ मिले। लेकिन अगर हम इसे देखें तो क्या कहीं ना कहीं एक आउटरीच है इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रधानमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं, तो कहीं ना कहीं एक कनेक्ट भविष्य के लिए, निकट भविष्य के लिए दिखाई पड़ रहा है क्या? कि बीजेपी के लिए वहां पर इलेक्टोरल सक्सेस मिले ना मिले, लेकिन लगातार कोशिश जारी रही। ये कोशिश आप देखे होंगे 2014 में भी था, 19 में भी था, अब 24 के लिए भी बहुत तैयारी हुई है, बहुत प्रयत्न हो रहा है वहां, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि दक्षिण भारत पे, खास करके तमिलनाडु हो या केरल, वो दोनों राज्यों में वो चाहते, खाता खुलना चाहते। आज त्रिशूर की अगर हम बात करें, त्रिशूर माना जाता है वहां क्रिश्चियन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है जी। और वहां पे क्या है कि लड़ाई अभी तक कांग्रेस और वामपंथियों के बीच में रहा है। अब थर्ड फैक्टर के रूप में इस बार बीजेपी कोशिश कर रही है कि किसी तरह क्रिश्चियन समुदाय में भी अपना वहां पे इन्फ्लुएंस बढ़ावे। इसलिए आपने देखा होगा कई क्रिश्चियन नेता, कई चर्च के लीडर्स आके प्रधानमंत्री से मिले थे पिछले दिसंबर 25 तारीख को क्रिसमस मनाने के लिए। और आप ये पिछले 5 साल में ये दूसरा बार त्रिशूर जा रहे हैं प्रधानमंत्री। इसका मतलब लगातार ये कोशिश हो रही है कि बीजेपी हर समुदाय के साथ न्याय करना चाहती है, हर समुदाय के बारे में सोचना चाहती है। और आज जो कोशिश है, एक तो दूसरा वर्ग है जो महिला वर्ग, क्योंकि जितना इस सरकार ने महिलाओं के लिए, महिला कल्याण के लिए, सशक्तिकरण के लिए जितना कदम लिया पिछले सरकार ने इतना नहीं लिया है। तो ये बातों भी लोगों तक पहुंचाने के लिए आज बड़ी महिलाओं की रैली हो रही है त्रिशूर में। तो अभी आपके कॉरेस्पॉन्डेंट आयशा भी बता रहे थे कि सुरेश गोपी जो एक्टर है, बीजेपी के राज्यसभा सांसद भी रहे, वो भी वहां पे उपस्थित होंगे। तो हो सकता है, बात चल रही है कि वो कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन कोशिश जरूर है कि बीजेपी की तरफ से केरल में 20 लोकसभा सीट है। पिछले बार कांग्रेस की जो यूडीएफ है सारे सीट जीत गए थे, वामपंथियों के कुछ नहीं मिला था पिछले 2019 में। इस बार वामपंथी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस को बहुत टक्कर देने के लिए। उस 20 सीट में एक सीट है वायनाड, अपने राहुल गांधी जी का भी है। तो कुल मिला देखा जाए लोकसभा चुनाव केरला में बहुत दिलचस्पी होते जा रहा है, जिसपे बीजेपी भी अपनी बड़ी कोशिश कर रही है। जी, बात अगर की जाए जिस तरह से कि प्रधानमंत्री ने वहां पर जाकर के विकास परियोजनाओं की सौगात दी है, तमाम लोग प्रधानमंत्री खास तौर पर चर्चा करते हैं कि उनकी प्राथमिकता में कौन है, गरीब हैं, किसान हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं। यही उनके लिए 4 जाति है जिनके लिए उनको काम करना है। ये तमाम जो परियोजनाएं हैं, तमिलनाडु की, लक्षद्वीप की और केरल की भी, ये परियोजनाएं निश्चित रूप से इन 4 वर्गों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने वाली हैं। शेखर सर, बिल्कुल लालचंद जी, और एक खास बात अगर देखेंगे, सरकार के जितने कार्यक्रम हैं, आवास योजना हो, उज्ज्वला हो, जल जीवन मिशन हो, जितने कार्यक्रम आप देखें, इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ है धर्म के आधार पर या जात के आधार पर।
जो गरीब है सबको मिला है। आप कहीं ये कंप्लेंट नहीं सुना होगा कि मैं फलाना हेल्प ये से वो इसलिए मुझे ये नहीं मिला, ये कहीं भी नहीं है जी। तो केंद्र सरकार के जितने फ्लैगशिप कार्यक्रम है बिना भेदभाव इंप्लीमेंट हुए, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर की कोशिश, ये जो अभी विकसित भारत का कार्यक्रम है, यही बात सामने आ रही है। जिनको लाभ मिला है वो सामने आके कह रहे हैं कि हमें ये सब मिला है। ये हमें आश्चर्य है कि सरकार हमारी घर तक आ गई है, पूछ रही है भाई क्या मिला क्या नहीं मिला, क्या कमी थी क्या है। एक अपने आप में एक बड़ी एक्सरसाइज है। देखिए चुनाव होते रहेंगे लालचंद जी, बिल्कुल बात सही है। चुनाव तो होते रहेंगे, लेकिन सरकार की तरफ से एक प्रकार से ये ऑडिट में मानता हूं, लोगों की तरफ से ऑडिट किया जा रहा है। भाई आप बताइए किस कार्यक्रम में आप शामिल हुए, किसमें आपको लाभ हुआ, किसी कार्यक्रम से आप वंचित हुए, क्या है, ये सारे डिटेल्स लेने का जो एक प्रक्रिया शुरू हुई है उसका भी बड़ा असर हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये असर जाहिर सी बात है कि पूरे भारत में हो रहा है। ये बात अलग है कि राजनीति और चुनाव अपनी जगह पर है, लेकिन असर पूरे भारत में हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए शेखर सर, और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। हम आगे आपको प्रधानमंत्री के जो कार्यक्रम है उसमें लिए जाएंगे और देखेंगे सीधा प्रसारण भी, लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। और ब्रेक के बाद आज एक खास विषय पर चर्चा करने वाले हैं हम कि जो ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल की थी, किसने खेल खेला था, किसने अफवाह फैलाई थी, क्या था मकसद, करेंगे इस पर चर्चा। मेरे भाई अरविंद कुमार की कुछ महीने पहले एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उन्होंने